उपन्यास सम्राट, कलम की शान, कलम का जादूगर, कथा सम्राट, कलम का सिपाही, ऐसे अनेक उपाधियों से जिन्हें हम जानते हैं वह प्रेमचंद जी। आज हम प्रेमचंद जी का जीवन परिचय जानेंगे। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी, उनका जन्म जो है वह वाराणसी के निकट लम्हे नामक ग्राम में हुआ था 31 जुलाई 1880 में। प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था और उनके पिताजी जो है अजायब राय डाकखाने में एक मामूली नौकरी करते थे, मुंशी के रूप में। उनकी माता जो थी आनंदी देवी एक सामान्य गृहिणी थी। प्रेमचंद जी की आयु जब 8 साल की थी तब उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया। 15 वर्ष की अल्पायु में प्रेमचंद जी का विवाह उनसे अधिक आयु की एक युवती से किया गया था, करवाया गया था, कर दिया गया था। और यह एक अन्य विवाह था जिसे न चाहते हुए भी सामाजिक मर्यादा के लिए उन्होंने स्वीकार किया था, उन्हें स्वीकार करना पड़ा था। ये विवाह जब हो गया, उस विवाह के लगभग 1 वर्ष बाद उनके पिताजी जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी और इस कारण घर का सारा बोझ प्रेमचंद जी पर आ पड़ा था। प्रेमचंद जी को उठाना पड़ा था और उस समय उनकी आर्थिक स्थिति भी अत्यंत दयनीय थी। प्रेमचंद जी की जो प्रारंभिक शिक्षा है वह उनके ही गांव लम्हे के छोटे से मदरसे में हुई थी। मौलवी साहब से उर्दू और फारसी का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था। सन 1890 में उन्होंने वाराणसी के क्वीन कॉलेज में एडमिशन लिया था और सन 1897 में इसी कॉलेज से दूसरी श्रेणी में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। आर्थिक स्थिति घर की अच्छी नहीं थी, उसके कारण उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मगर बाद में प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपनी जो स्नातक परीक्षाएं थी वो उत्तीर्ण की थी उन्होंने। प्रेमचंद जी का पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद था, इसलिए उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं रहा। 1905 में गृह क्लेश हो गया और उनकी पत्नी जो है वो मायके पत्नी चली गई, मगर वो कभी वापस नहीं आई और प्रेमचंद जी भी उसे लेने कभी गए नहीं, तो वो कभी वापस लौटी नहीं और प्रेमचंद जी उसे कभी लाने गए नहीं। प्रेमचंद जी जो है वो आर्य समाज से अत्यंत प्रभावित थे, तो और विधवा विवाह का वो समर्थन करते थे। तो इसी के प्रभाव से सन 1906 में उन्होंने एक बाल विधवा जो थी शिवरानी देवी, तो शिवरानी देवी से उन्होंने विवाह किया। अब शिवरानी देवी जो है जिनमें हम प्रेमचंद जी घर पर इस रचना के लिए वो जानी जाती है। तो ये रचना यूजीसी नेट आयोग के पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है। तो ये शिवरानी देवी जो है तो उनकी 3 संतानें हुई उनके साथ। तो उनमें 2 बेटे थे, पहला तो श्रीपत राय जी और दूसरा अमृत राय जी और एक बेटी कमला देवी जी। प्रेमचंद ने बिगड़ती घरेलू आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए बड़ा संघर्ष किया है। उन्होंने सबसे पहले एक वकील के यहाँ उनके बेटे को पढ़ाने की नौकरी की और धीरे धीरे प्रत्येक विषय में पारंगत हो गए और बाद में इसी कारण उन्होंने एक मिशनरी विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति मिली थी। स्नातक परीक्षा पास करने के बाद उन्हें शिक्षा विभाग में एक पद पर नियुक्त किया गया। महात्मा गांधी से प्रभावित होने के कारण वे अधिक समय तक सरकारी नौकरी नहीं कर सके और उन्होंने पद से त्यागपत्र देकर लेखन के माध्यम से देश सेवा में जुट गए थे। प्रेमचंद जी ने आरंभिक दौर में अपने वास्तविक नाम जो है धनपत राय, उसके बजाय नवाब राय के नाम से लेखन कार्य किया करते थे। प्राथमिक आरंभिक जब उन्होंने आरंभ किया लेखन कार्य तब
की बात है ये। तो उनका नवाब राय नाम जो है उनके चाचा महावीर राय द्वारा प्रेम से दिया गया संबोधन था। 13 वर्ष की आयु से ही लेखन कार्य इन्होंने आरंभ किया था और उनके साहित्यिक जीवन का आरंभ सन 1901 से माना जाता है। तो इस समय उन्होंने उर्दू में नाटक और उपन्यास लिखे। पहला अपूर्ण उपन्यास है असराए ए माबी देवस्थान रथ से उर्दू साप्ताहिक आवाज एक खल्क में 1903 से 1905 फरवरी 1905 तक धारावाहिक रूप में लेखक नवाब राय के तौर पर प्रकाशित हुआ करता था। उनका दूसरा उपन्यास उर्दू में हम खुरमा व हम सवा और हिंदी में प्रेमा 1907 के नाम सन 1907 में प्रकाशित हुआ था। 1910 में नवाब राय के नाम से प्रेमचंद की रचना सोजे वतन 1910 में राष्ट्र का विधान, ये जो रचना है इस रचना के कारण अंग्रेज सरकार के आंख का ये शूर बन गई थी एक तरह। तो हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने प्रेमचंद जी को कहा कि तलब करने के उन पर सीधे सीधे जनता को भड़काने का आरोप लगा। उन्होंने सोजे वतन की सभी प्रतियां जब्त कर ली और बाद में कहा कि अभी कुछ नहीं लिखेंगे। यदि उन्होंने लिखा शासन आदेश का उल्लंघन किया तो उन्हें कारावास में डाल दिया जाएगा। ये सख्त तारीख। उसके बाद प्रेमचंद कलेक्टर साहब का यह शासन आदेश सुनकर प्रसन्न हो गए। तब उर्दू पत्रिका जो है जमाना के संपादक रहे थे उनके मित्र श्री दयानारायण निगम। तो उन्होंने उन्हें सुझाव दिया कि नए नाम से लिखे। अब नया नाम कौन सा? उन्होंने प्रेमचंद उपनाम रखा नया। तो अजन अभी हम जानते हैं कि बाद में वो प्रेमचंद नाम से उन्होंने वो उपनाम लिया और उस नाम से ही उनको पहचान मिली और उसी नाम से वो लिखते। तो इस सलाह से इस मित्र की सलाह मानते हुए इसके बाद प्रेमचंद जी इसी उपनाम को सदा सर्वदा के लिए धारण कर। प्रेमचंद जी जो है उन्होंने कहानी है, उपन्यास, नाटक, समीक्षा, लेख, संस्मरण और संपादकीय जैसी विभिन्न विधाओं पर लिखना शुरू कर दिया था। लिखा है उन्होंने। विशेष रूप से उनकी ख्याति कथाकार के रूप में रही है। उनके जीवन काल में ही सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था और तभी से हम सब उन्हें उपन्यास सम्राट के से नाम से जानते हैं। प्रेमचंद के उपन्यास और कहानियों में जीवन की यथार्थ वस्तुस्थिति, मार्मिक तथ्य, गहन संवेदना का चरित्र चित्रण हमें दिखाई देता है, मिलता है। प्रेमचंद जी के प्रमुख उपन्यास है प्रेमा 1907 में प्रकाशित हुआ था, सेवा सदन 1918 में, प्रेमाश्रम 1922 में, रंगभूमि 1925 में, कायाकल्प 1926 में, निर्मला 1927 में, गबन जो है 1931 में और कर्मभूमि 1932, गोदान 1936 और उनका अंतिम उपन्यास जो है वह मंगलसूत्र। लेखन कार्य चल रहा था तभी एक लंबी बीमारी के बाद 1936 को उनका देहावसान हो गया। इस उपन्यास का जो शेष भाग उनके जो रह गया था वो उनके पुत्र जो है अमृत राय उन्होंने पूरा किया था। प्रथम कहानी प्रेमचंद जी की कहानी संग्रह है सोजे वतन की पहली कहानी दुनिया का अनमोल रत्न। ये भी यूजीसी नेट के लिए है, सिलेबस में है। सामान्यतः उनकी प्रथम कहानी माना जाता है दुनिया का अनमोल रत्न को। लेकिन प्रेमचंद कहानी रचनावली के संकलनकर्ता जो है डॉक्टर कलम किशोर गोयनका के अनुसार जमाना उर्दू पत्रिका में प्रकाशित इश्क ये दुनिया और खूब ये वतन सांसारिक प्रेम और देश प्रेम प्रेमचंद की पहली कहानी, पहली प्रकाशित कहानी है ऐसा कहते हैं।
प्रेमचंद की जीवन काल में उनके कुल 9 कहानी संग्रह जो है सप्त सरोज, नौ निधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पंचीसु, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मानस सरोवर भाग 1 और 2 और कफन प्रकाशित हुए। उनकी मृत्यु के उपरांत कहानियों को मानस सरोवर शीर्षक 8 भागों में प्रकाशित किया गया। प्रेमचंद के नाम के साथ मुंशी संबोधन कब और कैसे जुड़े हैं इसके बारे में यह मत दिया जाता है कि चंद्र जी ने आरंभिक दौर में कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया था और उस समय अध्यापक के लिए प्राय मुंशी जी कहा जाता था, तो प्रेमचंद जी को भी मुंशी प्रेमचंद कहा गया। और एक अन्य मत ऐसा भी है अनुसार कि कायस्थों में नाम के आगे मुंशी लिखने की परंपरा के कारण प्रेमचंद जी को प्रशंसकों ने उनके नाम के आगे मुंशी लिखकर उन्हें सम्मानित किया। प्रेमचंद जी के विभिन्न उपन्यासों एवं कहानियों का केवल भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है नहीं हो चुका है, बल्कि उन पर बहुत सी लोकप्रिय फिल्में भी बनी हैं, फिल्में और धारावाहिक भी बने हैं। तो उनमें से 1938 में प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन पर सन 1963 में गोदान पर और सन 1966 में गबन पर लोकप्रिय फिल्में बनी। 1977 में उनकी कहानी शतरंज के खिलाड़ी पर और सन 1981 में सदगति पर और सन 1977 में कफन पर तेलुगु में बनी है वो ओका ओरी कथा फिल्में जो है वह लोकप्रिय हुई और सन 1980 में उनके बहुचर्चित उपन्यास निर्मला पर एक धारावाहिक जो है वह बना, वो दर्शकों द्वारा बहुत सराहा गया था। तो इस तरह प्रेमचंद जी के बारे में हमने जानने की कोशिश की, उनका जीवन परिचय। गोदान रचनाकार है मुंशी प्रेमचंद जी, उसका प्रकाशन जो है 1936 में हुआ था। उपन्यास का मुख्य पात्र है होरी महतो। होरी महतो एक साधारण गरीब किसान है। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि एक गाय खरीदकर अपने घर में धर्म पूर्ति करे और यही उसकी सबसे बड़ी आकांक्षा और जो पूरा उपन्यास है इसका केंद्रीय प्रतीक है। इस रचना में ग्रामीण भारत की गरीबी और शोषण का चित्रण किया है, सामाजिक अन्याय, वर्ग संघर्ष और आर्थिक विषमता का चित्रण दिखाई देता है। किसानों का जीवन और उनकी कठिनाइयाँ चित्रित की गई है। नैतिक बनाम सामाजिक दबाव दिखाई देता है और स्त्री की भूमिका और उसका संघर्ष भी यहाँ दिखाई देता है। गोदान में हम देख सकते हैं पात्र चित्रण और इन पात्र चित्रण में इसमें मुख्य गौण सामाजिक, शहरी तथा ग्रामीण पात्रों का चरित्र चित्रण किया गया है। तो इन पात्रों का चित्रण हम देखेंगे। गोदान में अनेक पात्रों की रचना की जो केवल व्यक्ति नहीं है बल्कि ग्रामीण भारत की सामाजिक संरचना, संघर्ष, शोषण और बदलते समय के प्रतीक भी है। तो इसमें पहला मुख्य पात्र है होरी महतो। यह उपन्यास का नायक है और भारतीय किसान का आदर्श प्रतिनिधि है। सरल है, ईमानदार है, धर्मभीरू है, परंपरावादी है, परिश्रमी भी है। उसका स्वप्न है गाय का स्वामित्व और गोदान करना। उसकी मृत्यु समूचे किसान वर्ग की त्रासदी का प्रतीक है। धनिया होरी की पत्नी है। दृढ़ इच्छा शक्ति और व्यवहार बुद्धि की प्रतिमूर्ति है धनिया। स्पष्टवादी है, साहसी है और न्यायप्रिय भी है। परिवार का आधार है और कठिन परिस्थिति में घर को संभालती दिखाई देती है। अन्याय और पाखंड के विरुद्ध में वो आवाज भी उठाती है। अगला पात्र है गोबर। गोबर होरी का विद्रोही लेकिन बुद्धिमान पुत्र है
दुनिया को अपने साथ ले जाकर सामाजिक दूरियां वो तोड़ता है, शहर जाकर मजदूरी करता है और नई आर्थिक सोच का प्रतिनिधि जो है वह गोबर है। जुनिया सिलिया की बेटी, जिसे समाज तिरस्कृत करता है, मासूम, सहनशील और प्रेमपूर्ण है, गोबर के साथ रहती है और परिवार को जोड़ने की कोशिश करती है। हीरा होरी का भाई ईर्ष्यालु है परंतु पूर्णतः दुष्ट नहीं है, लालच, असुरक्षा और आर्थिक कठिनाई से ग्रस्त है। झिंगुरी सिंह जमींदार, शोषण, शक्ति और घमंड का प्रतीक, गरीब किसानों पर दबाव बनाए रखता है। दातादीन ब्राह्मण पंडित है, धर्म, कर्मकांड और सामाजिक पाखंड का प्रतिनिधि है, निधि करता है पात्र, और धर्म के नाम पर गरीबों का शोषण करता करता हुआ दिखाई देता है। धार्मिक दिखावा और सामाजिक अन्याय का प्रतीक है ये। मिस मालती शिक्षित, आधुनिक और आत्मनिर्भर महिला दिखाई देती है, इसका चरित्र चित्रण यहाँ पर, और समाज सुधार की समर्थक है यह। आधुनिक भारतीय स्त्री और नई शिक्षा प्रगतिशीलता का प्रतीक इस रचना में यह मालती के रूप में दिखाई देता है यह पात्र। खन्ना साहब मिल मालिक पूंजीवादी मानसिकता का प्रतिनिधि करते हैं, मजदूरों को मात्र उत्पादन साधन समझते हैं, पूंजीवादी शहरी शोषण का प्रतीक है। राय साहब जो है वह सामाजिक प्रतिष्ठा और सामाजिक शिष्टाचार का प्रतिनिधित्व करते हैं और राजनीतिक और आर्थिक शक्ति को दिखाते हैं। मिसेस खन्ना आधुनिक और नैतिक दुविधाओं के बीच उलझी हुई स्त्री, परंपरा और आधुनिकता के टकराव का प्रतीक इसमें दिखाई देता है। मातादीन पंडित दातादीन का पुत्र, ब्राह्मण होते हुए भी निम्न जाति की सिलिया के साथ वह संबंध बनाता है, और सामाजिक ढोंग और नैतिक का पतन का प्रतीक यह मातादीन है। सिलिया सिलिया जो है वह एक दलित स्त्री और जिसके साथ मातादीन अन्याय करता है, और शोषित स्त्री का प्रतिनिधित्व करती है। रूपा जो है वह होरी की बेटी है, गरीब परिवार में विवाह की कठिनाइयों को दर्शाया गया है इसके माध्यम से। ग्रामीण स्त्री की सामाजिक मजबूरियां के रूप में ये दिखाई देती है, इसका प्रतीक है रूपा। शोभा होरी का भाई है, हीरा की तरह परिस्थितियों से दबा हुआ, और पंचू मजदूर वर्ग प्रतिनिधि है, गरीबी की मेहनत, दुख और ठगी का प्रतीक है। अब यहाँ पर ग्रामीण पात्रों का चरित्र चित्रण अगर आएगा तो इसमें होरी मेहता नायक है और भारतीय किसान का यथार्थ इसका प्रतीक है। धनिया है ग्रामीण स्त्री शक्ति का और संघर्ष का प्रतीक। गोबर है बदलती ग्रामीण पीढ़ी का प्रतीक। जुनिया है ग्रामीण स्त्री का दमन और सहनशील सिलिया की बेटी जो है वो। हीरा है आर्थिक असमानता से उत्पन्न पारिवारिक कलह का प्रतीक। पंडित दातादीन है मातादीन है, और ये दोनों सामाजिक के नैतिक गिरावट का प्रतीक मातादीन, और धार्मिक दिखावा और सामाजिक अन्य पंडित दातादीन। तो सिलिया है दलित स्त्री का दोहरा शोषण यहाँ पर दिखाई दिया है प्रतीक के रूप में। झिंगुरी सिंह है जमींदार, और शोभा, रूपा, गौरी आदि ये सब जो है वह ग्रामीण समाज के विविध पहलुओं जैसे गरीबी, विवाह, मजदूरी, दमन, संघर्ष को दिखाते हैं। तीन दुखी किसान और मजदूर वर्ग है ये का प्रतीक है। दूसरा भाग में आता है शहरी पात्रों का चित्रण। शहरी पात्रों के चित्रण में मिस मालती है आत्मनिर्भर डॉक्टर है, आधुनिक शिक्षित, प्रेम, नैतिकता और सामाजिक सुधार की पक्षधर है, ग्रामीण सोच और शहरी विचारधारा के बीच का सेतु भी ये बनती है, और आधुनिक भारतीय स्त्री और प्रगतिशीलता का एक प्रतीक है। खन्ना साहब मिल मालिक है, पूंजीवादी मानसिकता का प्रतिनिधि करते हैं, पूंजीवाद एवं शहरी शोषण का। मिसेस खन्ना उच्च वर्गीय स्त्री है, आधुनिक स्त्री की भावनात्मक दुविधा का प्रतीक कह सकते हैं। राय साहब है शहरी उच्च वर्गीय प्रभावशाली प्रतिष्ठित व्यक्ति, और डॉक्टर मेहता है आदर्शवादी, विचारशील और मानवतावादी समाज सेवक। और अन्य शहरी पात्रों में नगर के डॉक्टर है, अधिकारी, महिला मंडल, संपन्न परिवार आदि सब मिलकर वर्ग विभाजन, धर्म प्रतिष्ठा और आधुनिकता और नैतिक पतन की तस्वीरें यहाँ पर तस्वीरें के रूप में दिखते हैं।
और ये सब जो है वह नए भारत को उभारता लेकिन असमान चेहरा है। तो इस तरह दोनों प्रकार के पात्र मिलकर समग्र भारतीय समाज की दो परस्पर विरोधी दुनिया को यहाँ पर इस रचना के माध्यम से प्रस्तुत किया है। ग्रामीण पात्र जो है यथार्थ संघर्ष और शोषण का चित्रण करते हुए दिखाई देता है, और दूसरा पात्र शहरी पात्र जो है वह आधुनिकता, पूंजीवाद, नई सोच और नैतिक उलझनों का प्रतीक यहाँ पर दिखाई देता है। इस तरह से यहाँ पर जो पात्र चित्रण है यह समाप्त होता है। बहुत बार पात्रों का नाम, पात्रों का चित्रण और पात्रों के बारे में परीक्षाओं में पूछा जाता है। यह पात्र चित्रण समाप्त होता है। धन्यवाद।